नमस्कार, मैं डॉक्टर एच एन व्यास, सह आचार्य समाजशास्त्र विभाग, माणिक्यलाल वर्मा, राजकीय महाविद्यालय भीलवाड़ा। कल अपन पढ़ रहे थे वैयक्तिक विचलन के सिद्धांत के बारे में, और उसके बाद लास्ट में अपन ने देखा था कि किस प्रकार मर्टन ने जो दो विकल्प रखे हैं कि सांस्कृतिक लक्ष्य और संस्थागत साधनों को जो अस्वीकार करता है, तो उसके बाद जो हमारी जो सामाजिक समस्याएं पैदा होती है उसके बारे में, तो उन्होंने 5 प्रकार की बातचीत करी। सबसे पहले उन्होंने बात की है अनुरूपता, कन्फर्मिटी। व्यक्ति की अनंत इच्छाएं, अभिलाषाएं एवं लक्ष्य होते हैं, परंतु संस्कृति व्यक्ति के मान लक्ष्यों एवं इच्छाओं का ही चयन करने की अनुमति प्रदान करती है। इच्छाएं कितनी भी होती है, लेकिन जो समाज है, हमारी जो संस्कृति है, वो एक लिमिट में व्यक्ति की इच्छाओं को पूर्ति करने की बातचीत करती है। जो उचित इच्छाएं होती है उसको पूर्ति की मान्यता देती है, सेंस के लिए वो चेक लगा देती है, उसका स्टॉप कर देती है। समाज में सभी व्यक्ति इस संस्कृति द्वारा मान्य लक्ष्यों या आकांक्षाओं में से ही इनका चयन कर सकते हैं। इसी प्रकार इन लक्ष्यों या आकांक्षाओं को पूर्ण करने के अनेक साधन या विधियां हैं, परंतु समाज में व्यक्ति उन्हीं साधनों द्वारा ही अपनी आवश्यकताओं या लक्ष्यों को पूर्ण कर सकते हैं जो समाज की सामाजिक संस्थाओं द्वारा मान्य हैं। जो व्यक्ति के लक्ष्य हैं, आवश्यकताएं हैं। अब व्यक्ति के सामने सामाजिक संस्थाएं कौन कौन सी हैं? तो हमारे सामने सामाजिक संस्थाएं, हमारा परिवार, विवाह संस्था, शिक्षण संस्थाएं, जातीय संस्थाएं, ऐसी कई सारी संस्थाएं जो व्यक्ति के जीवन के अवसरों को ढूंढती है, लेकिन जीवन के अवसरों को प्रदान करने के साथ साथ उसमें कुछ रेस्ट्रिक्शंस भी लगाती है, उस पर कुछ नियंत्रण भी करती है। जो समाज की सामाजिक संस्थाओं द्वारा मान्य है। जब समाज के सदस्य लक्ष्यों का चुनाव सांस्कृतिक लक्ष्यों के अनुसार करते हैं तथा उनकी पूर्ति संस्था के साधनों द्वारा करते हैं, जब उनके लक्ष्यों की पूर्ति जो समाज द्वारा स्वीकृत रूल्स हैं उसके अनुसार करते हैं, तो सामाजिक व्यवस्था पूर्ण रूप से संगठित एवं संतुलित होती है। अव्यवस्था बिल्कुल नहीं होती है। समाज की इस पूर्ण रूप से एकता की स्थिति को मर्टन ने अनुरूपता की अवस्था कहा है। जब तक उसका संस्था के अनुरूप, नियमों के अनुरूप कार्य कर रहे हैं, तो हम लोग वो क्या है, वो अनुरूपता है, आदर्श स्थिति है ना। और मर्टन ने इसको अनुरूपता की अवस्था कहा है, जिसमें कोई सामाजिक समस्या विद्यमान नहीं होती। वहां कोई सामाजिक समस्याएं दृष्टिगोचर नहीं होती है। यहाँ एक प्रकार से आदर्श अनुरूपता या एकीकरण की अवस्था होती है। ये जो अवस्था है वो आइडियल स्थिति है। संक्षेप में समाज अनुरूपता की अवस्था में तब होता है जब समाज के सभी सदस्य आवश्यकता का चयन सांस्कृतिक लक्ष्यों एवं उनको पूर्ण करने के लिए संस्थागत साधनों का चयन करते हैं। दूसरा होता है नवाचार, इनोवेशन। इस अवस्था में व्यक्ति सांस्कृतिक लक्ष्यों का चयन करता है तथा उनकी पूर्ति के लिए संस्थागत साधनों का चयन न करके एक नए साधनों का, नवाचार का चयन करता है। मर्टन के अनुसार इससे विचलन की स्थिति पैदा हो जाती है जो आगे चलकर सामाजिक समस्याओं को जन्म देती है। फॉर एग्जाम्पल, कुछ वर्षों से हमारा पहले उससे टीवी आया था संचार के साधनों में, है, और अब मोबाइल आ गया है। तो अब मोबाइल जहाँ तक इसका सदुपयोग कर रहे हैं हम, तब तक तो अच्छी बात है, लेकिन कई लोग जब इसका दुरुपयोग करने लगते हैं तो वो एक सामाजिक समस्याओं को जन्म देते हैं। तो ये नवाचार भी कई बार हमारी सामाजिक समस्याओं को जन्म देने में मददगार हो जाते हैं। कर्मकांडवाद, रिचुअल्सलिज्म। इस अवस्था में व्यक्ति सांस्कृतिक लक्ष्यों को अस्वीकार करते हैं तथा संस्थागत साधनों को स्वीकार करते हैं। इनको मर्टन कर्मकांडी मानते हैं। जो व्यक्ति पितरों को मोक्ष की प्राप्ति में विश्वास नहीं करते परंतु श्राद्ध पक्ष में ब्राह्मणों को बुलाकर भोजन करवाते हैं, यह भी विचलन की अवस्था। अर्थात व्यक्ति जब द्वि स्टेप पर खड़ा हो जाता है, एक तरफ वो किसी चीज को स्वीकार नहीं करता है, लेकिन उसके मन में कहीं भय है कि यदि मैं ऐसा नहीं करूंगा तो मेरे साथ ऐसी घटना घट जाएगी। तो जैसे व्यक्ति कोई कर्मकांडों में विश्वास तो नहीं रखता, लेकिन जब श्राद्ध पक्ष आता है तो किसी ब्राह्मणों को बुलाकर भोजन करवाते हैं। तो यह स्थिति जब दोहरी स्थिति आती है तो वहां पर भी सामाजिक समस्याएं जन्म लेती हैं। पलायनवाद की स्थिति तब उत्पन्न होती है जब व्यक्ति सांस्कृतिक लक्ष्यों तथा संस्थागत साधनों को ही नहीं मानते हैं, है ना। मर्टन उन्हें अपमानकर्ता या पलायनवादी कहते हैं।
आपने इस अवस्था को उग्र एनोमी की स्थिति कहा है। उसका उदाहरण वे व्यक्ति हैं जो उच्च शिक्षा प्राप्त तो हैं परंतु प्रतिस्पर्धा का सामना करने से डरते हैं और नशा करने लग जाते हैं। जैसे कई व्यक्ति कंपटीशन है, उस कंपटीशन में उसका सामना नहीं कर पाते और वो अपने आप को अलूफ मानने लगते हैं, अपने आप को कमज़ोर मानने लगते हैं। ऐसी स्थिति में वो किसी ड्रग्स या किसी उसमें पड़ जाते हैं। ऐसी स्थिति को भी हम लोग विचलन की अवस्था कहते हैं। विद्रोह, जब व्यक्ति सांस्कृतिक लक्ष्यों या संस्थागत साधनों को त्याग कर उनके स्थान पर नए लक्ष्यों तथा साधनों को स्थापित करना चाहता है तो इस अवस्था को मर्टन विद्रोह की अवस्था कहते हैं। तथा ऐसा करने वालों को विद्रोही राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू आदि अपने समय के विद्रोही व्यक्तित्व कहे जा सकते हैं। मर्टन ने ऐसी अवस्थाओं को चित्र द्वारा प्रदर्शित किया है जहां पर मैं आपको एक टेबल बताना चाह रहा हूं जिसमें टेबल में स्पष्ट हो जाएगा कि क्या है आदर्श, अनुरूप और विचलन क्या स्थिति है। तो नेहरू आदि अपने समय के विद्रोही व्यक्तित्व कहा जा सकते हैं और मर्टन ने इसको चित्र से समझाने का प्रयास किया है और इस चित्र से सामाजिक समस्या या विचलन के संदर्भ में संशोधित करके प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। तो पहली चीज़ आप लिखिए, कॉलम बनाएं जिसमें सामाजिक अवस्था लिखेंगे, दूसरे कॉलम में सांस्कृतिक लक्ष्य है और तीसरे में संस्थागत साधन और चौथे में अनुकूलन की विधि। तो पहली हमारी स्थिति है आदर्श अनुरूप। आदर्श अनुरूप में क्या क्या स्थिति है? स्वीकृति, स्वीकृति और अनुरूपता, ठीक है। दूसरा है विचलन, स्वीकृति, अस्वीकृति, फिर अस्वीकृति और प्रचलित लक्ष्यों की अस्वीकृति या नए लक्ष्यों की प्रतिस्थापना। फिर जो हमारा संस्थागत साधन है वो क्या है? अस्वीकृति। अस्वीकृति संस्थागत साधनों की अस्वीकृति तथा नए साधनों की प्रतिस्थापना। अब उसमें अनुकूलन की विधि क्या हो सकती है? नवाचार, कर्मकांडवाद और पलायनवाद और विद्रोह। इस प्रकार ये बातचीत करती है। अब मर्टन के अनुसार जब समाज के सदस्य स्वीकृत लक्ष्य एवं साधनों के अनुसार भूमिका करते हैं तब समाज में सामाजिक समस्याएं पैदा नहीं होती है। लेकिन जब व्यक्ति लक्ष्य तथा साधन में से ही किसी एक या दोनों को त्याग कर भूमिका करते हैं तो सामाजिक समस्याएं उत्पन्न होती है। मर्टन का कुछ आलोचना की गई है। उसमें आर के मर्टन के मानक शून्यता सिद्धांत की आलोचना में क्लिनार्ड, लेमर्ट, शार्ट, कोहेन और लिंड स्मिथ आदि ने इसकी आलोचना की है। तो मर्टन ने अपने सिद्धांत में यह स्पष्ट नहीं किया कि क्या आलोचना है कि उन्होंने अपने सिद्धांत में यह स्पष्ट नहीं किया कि सांस्कृतिक लक्ष्यों तथा संस्थागत साधनों की कौन कौन व्यक्ति अस्वीकार करेंगे। दूसरा कहते हैं कि लक्ष्य तथा साधनों को अस्वीकृत करने वाले व्यक्तियों की विचलित व्यवहारों को सामाजिक नियंत्रण द्वारा रोका जाता है, जिसकी मर्टन ने चर्चा नहीं की। आपने सामाजिक नियंत्रण की भूमिका को भी उचित महत्व नहीं दिया है। और तीसरी बात यह कहते हैं कि इस सिद्धांत में मनोवैज्ञानिक कारकों, कारणों तथा चरों का ध्यान नहीं रखा गया है, केवल संरचनाओं को ही महत्व दिया गया है। चौथी बात कहते हैं कि मर्टन के इस सिद्धांत के द्वारा बाल अपराध की व्याख्या करना असंभव है। सामान्यतः बालक कोई अपराध परिहास, हंसी मजाक तथा मनोरंजन के लिए करता है जिसकी व्याख्या इसके सिद्धांत द्वारा नहीं की गई है। क्लिनार्ड का कहना है कि मर्टन ने निम्न वर्ग में विचलित व्यवहार पर ध्यान दिया जबकि श्वेत वस्त्रधारियों तथा उच्च वर्ग में अपराध अधिक पाए जाते हैं जिन पर मर्टन का कोई ध्यान नहीं दिया गया है। सिक्स बात मर्टन ने यह कही भी बताया कि लक्ष्यों तथा साधनों का परस्पर क्या संबंध है तथा इनमें क्या कारण परिणाम है, संबंध है, किन परिस्थितियों में सामाजिक समस्याएं उत्पन्न करते हैं। मर्टन की मान्यता है कि तनाव के कारण हमेशा अनेक विचलित व्यवहारों का ही जन्म होता है। असत्य है, कई बार ऐसा भी होता है कि व्यक्ति तनाव की स्थिति में भी आदर्श अनुरूप व्यवहार नहीं कर पाते। समाज से संबंधित अनेक प्रकार की समस्याएं हैं जिनका आधार मात्र अनुकूलन है। सामंजस्य, तनाव आदि ही नहीं है बल्कि अन्य अनेक कारक हैं जो इन समस्याओं के कारण हैं और जिन पर मर्टन ने ध्यान नहीं दिया, जैसे सामाजिक मनोवैज्ञानिक कारक इत्यादि। अब सामाजिक समस्या के समाधान की हम लोग बातचीत करते हैं। वो इस प्रकार है। सामाजिक समस्याओं के संदर्भ में ये प्रश्न इनके निवारण से संबंधित है कि इन समस्याओं का निवारण किस प्रकार से किया जा सकता है, क्योंकि समस्याएं तो देखिए समाज में हैं, क्योंकि सारे व्यक्ति जो संस्कृति और जो हमारी सामाजिक संस्थाएं हैं उनके नियमानुसार कार्य तो नहीं करते और कई बार अपनी अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए वो इन
संस्थाओं और संस्कृति से परे चले जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में हमारे यहाँ पर सामाजिक विघटन प्रारंभ हो जाता है। तो हम ये कहेंगे कि अब इन समस्याओं का निराकरण जो है हम लोग किस प्रकार कर सकते हैं, तथा क्या इन सामाजिक समस्याओं का हल संभव है। इस प्रश्न के प्रत्युत्तर में सकारात्मक दृष्टिकोण को अपनाया जा सकता है। सामाजिक समस्याओं का इतिहास पर विहंगम दृष्टि डालने से हमें पता चलता है कि समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति, स्थायित्व एवं संतुलन बनाए रखने के लिए भिन्न भिन्न समाजों ने अपनी सामाजिक समस्याओं को यथासंभव हल करने का प्रयास किया है। किसी भी सामाजिक समस्या का हल सामाजिक समस्या की प्रकृति और तीव्रता पर निर्भर करता है। अगर कोई सामाजिक समस्या इस प्रकार की है जिसका समाधान त्वरित गति से करना अपरिहार्य है, तो समाज के मूर्धन्य लोगों ने सामाजिक व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए वांछित हल प्रस्तुत किए और समस्या की तीव्रता को कम करने का भरसक प्रयास भी किया है। परंतु समाज में उन साधनों की कमी अवश्य देखी जा सकती है जो समस्या को पूर्ण रूपेण निस्तारण करने में सहायक सिद्ध हो सकते हैं। सामाजिक समस्याओं के समाधान हेतु निम्नलिखित 3 दृष्टिकोण हम प्रस्तुत करते हैं, जिसमें पहला बहुकारकवादी दृष्टिकोण है ना, और दूसरी पारस्परिक संबंधता, और तीसरी बात ये करते हैं सापेक्षिकता। ये तीनों ही कारण हम बातचीत करेंगे। आज हम बात करते हैं अभी बहुकारकवादी दृष्टिकोण। समाज एक जटिल अवस्था है, यह एक प्रक्रिया है। जैसा कि मैकावरेन पेज कहते हैं कि समाज सामाजिक संबंधों का एक जाल है। यह प्रक्रिया है, कोई जड़ अथवा वस्तु नहीं है, ये निरंतर बदलती रहती है। इसलिए इससे संबंधित सामाजिक समस्याएं भी जटिल होती हैं। उसका कोई कारण नहीं होता है। सामाजिक समस्या अनेक कारणों के सम्मिलित प्रभावों का परिणाम होती है। जाति व्यवस्था से संबंधित किसी भी सामाजिक समस्या को ले लीजिए, उसका कोई एक कारण निश्चित करना बहुत कठिन है। उदाहरण के रूप में अस्पृश्यता की समस्या के अनेक कारण हैं, जैसे धार्मिकता का सिद्धांत, धार्मिक कर्म का सिद्धांत, निर्धनता, पिछड़ापन और अंधविश्वास, अशिक्षा, राजनीतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक इत्यादि। इसी प्रकार बेरोजगारी, निर्धनता, दहेज, बाल विवाह, भिक्षावृत्ति, भाषावाद आदि सामाजिक समस्याओं के अनेक कारण हैं। इसलिए भी किसी भी सामाजिक समस्या से संबंधित दृष्टिकोण बहुकारकों के सिद्धांत पर आधारित होना चाहिए, तभी समस्या से संबंधित पूर्ण, क्रमबद्ध, व्यवस्थित तथा वैज्ञानिक जानकारी प्राप्त हो सकेगी। इसी को हम लोग बहुकारकवादी दृष्टिकोण मानते हैं। अब इसी को आगे जो हम बातचीत करते हैं कि जब किसी भी सामाजिक प्रघटना की पृष्ठभूमि में अनेक कारक निहित है, इसको बहुकारकवादी दृष्टिकोण क्यों कहा है? क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पूर्व में बताया कि इसके कई सारे कारण हैं, तो इसको बहुकारकवादी दृष्टिकोण बता दिया। तो इसी तथ्य को मद्देनजर रखते हुए हम कह सकते हैं कि समस्या की जो सामाजिक समस्या है उसके मूल में कई कारण विद्यमान हो सकते हैं, और यही जो सामाजिक समस्याओं के समाधान हेतु बहुकारकवादी दृष्टिकोण को अंगीकार करना चाहिए। जब इस समस्याओं के हम समाधान की बात करेंगे तो हम इसको भी बहुकारक दृष्टिकोण से ही इसको हम लोग समाधान कर पाएंगे। अतः किसी भी सामाजिक समस्या को के वैज्ञानिक तथ्य एवं तथ्यपरक समाधान हेतु अनेक कारकों पर बल देने के कारण इस मत को बहुकारकवादी दृष्टिकोण नाम से अभिमत किया जा सकता है ना। इसलिए हम इसको बहुकारकवादी दृष्टिकोण कहते हैं। कल अपन इसी का जो दूसरा कारण है पारस्परिक संबंधता, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।